बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो के अंदर देखेंगे कि यूज़ रेफ हुक क्या होती है रिएक्ट जेएस के अंदर। और ना सिर्फ हम ये देखेंगे बल्कि इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ इस्तेमाल होती है और रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स के अंदर इसको इस्तेमाल प्रैक्टिकली करते कैसे हैं और इसके कैसे फ़ायदा उठाते हैं इसके ज़रिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अपने गौर से देखना है। लेकिन जो दोस्त नए हैं हमारे साथ उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारा एक रिलेशनशिप बन जाए और हम लॉन्ग टर्म एक दूसरे के साथ डाटा को शेयर करें। तो जल्दी से चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं यूज़ रेफ हुक की कि वो रिएक्ट जेएस के अंदर इस्तेमाल कैसे होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यूज़ रेफ हुक जो है वो रिएक्ट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर बार बार इस्तेमाल होती है। इंपॉर्टेंट भी है और बड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली इस्तेमाल भी होती है, इसलिए इसको आपने गौर से समझना है। हम देखेंगे कि यूज़ रेफ हुक जो है होती क्या है, इस्तेमाल कैसे करते हैं और प्रैक्टिकली करके देखेंगे वीएस कोड एडिटर के अंदर। तो जल्दी से चलते हैं हम वीएस कोड एडिटर के अंदर जनाब। तो दोस्तों वीएस कोड एडिटर के अंदर हम पहुंच चुके हैं और app.jsx को हमने खोला हुआ है। अगर हम इसका रिजल्ट देखें तो सिर्फ इसमें एक हेडिंग है और कुछ भी नहीं, ताकि आपको पता लगे कि हम बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपना कंपोनेंट बनाएंगे, उसके लिए src के फोल्डर पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल पर क्लिक कर और कंपोनेंट का नाम रखते हैं यूज़ ref.jsx मैं करता हूँ। उसके बाद मैं rfce करके मैं यहाँ पर कोडिंग कर लेता हूँ और यहाँ पर डिव के दरमियान जो टेक्स्ट है इसको ख़त्म करके एंटर प्रेस करके H1 की एक हेडिंग देता हूँ। इसके अंदर लिख लेता हूँ यूज़ रेफ हुक इन रिएक्ट जेएस। ये मैंने लिखा, फाइल सेव की। अब जल्दी से app.jsx में इसको कॉल भी कर लेते हैं, लेस देन साइन डालते हैं और यूज़ रेफ का जो कंपोनेंट है इसको सेलेक्ट करके क्लोज करते हैं, ग्रेटर देन साइन करके क्लोज करते हैं, सेव करके रिजल्ट देखते हैं। तो देखें यहाँ पर हमारी हेडिंग भी आ रही है, इसका मतलब हमारा कंपोनेंट काम कर रहा है। अब जल्दी से इस कंपोनेंट के अंदर कुछ करते हैं काम। तो सबसे पहले मैं आपको ये साथ साथ बताता चलूँ कि यूज़ रेफ जो हुक है वो क्या करती है, वो आपके जितने भी HTML के टैग्स हैं या HTML के एलिमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करती है। यानी यूज़ रेफ के अंदर क्या आ जाता है, जब हम उसको डिक्लेयर करते हैं या अटैच करते हैं किसी HTML के टैग के साथ, तो उसकी तमाम का तमाम रेफरेंस यानी उसकी डॉम की जो तमाम डिटेल्स हैं वो उस वेरिएबल कह लें या उसको यूज़ रेफ का जो वेरिएबल होता है उसके अंदर आ जाती हैं। वो कैसे आती हैं उसको हम जल्दी से देखते हैं। मैं आपको पहले एक एलिमेंट बना देता हूँ, कोई भी एक एलिमेंट बना देते हैं और बिलखसूस ये ख़ास तौर पे जितने भी इनपुट एलिमेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ख़ास तौर पे यूज़ होती है यूज़ रेफ। और रेफ से मुराद है रेफरेंस। तो पूरा रेफरेंस जो है इसका चला जाता है, अभी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जल्दी से हम एक एलिमेंट डिक्लेयर करते हैं यहाँ पर और इसमें लिखता हूँ यहाँ पर इनपुट और यहाँ बस एक बॉक्स बन जाएगा, ज़ाहिर आपको पता है। उसके साथ ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक बटन बना देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ एंटर नेम। बस ये मैंने लिख दिया। सेव करके रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखें एक बटन भी आ चुका है और उसके साथ एक टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है जहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं कुछ भी। ये देखें तो ये हमने बना लिया। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को कंट्रोल करना है हमने यूज़ रेफरेंस के ज़रिए और उसको एंटर जो नेम का बटन है इसके ज़रिए हम इसको कंट्रोल करेंगे। कैसे करेंगे इसको देखते हैं जल्दी से। अब सबसे पहले देखें कि हमने यूज़ जो रेफ हुक है वो इस्तेमाल कैसे करनी है। सबसे पहले याद रखिएगा कि उसको हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। अगर आप इम्पोर्ट कर लें तो अच्छी बात है, वरना ये खुद ब खुद भी कर देता है। अगर किसी का खुद ब खुद इम्पोर्ट ना हो तो आपको उसको मैनुअली लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूँ रिटर्न से ऊपर कॉन्स्ट। अब कुछ भी नाम लिख लें, मैं यहाँ पर चूँकि इनपुट बॉक्स के लिए लिखने लगा हूँ तो मैं यहाँ पर इसको इनपुट नेम का नाम दे देता हूँ। ये आपने बनानी है यूज़ रेफ, ये वेरिएबल बन गया समझ लें। इसके अंदर सारा कुछ आएगा इज़ इक्वल टू, जिस तरह बाकी आप यूज़ करते थे यूज़ अफेक्ट या यूज़ स्टेट, बिल्कुल उसी तरह आप इसको लिखेंगे। यहाँ यूज़ और रेफ लिखेंगे और यहाँ पर देखिएगा जो ही मैं एंटर प्रेस करने लगा हूँ तो आप जहाँ ऊपर लिखा है इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इसके ऊपर खुद ब खुद ये चीज़ इंपोर्ट होगी। देखिएगा ज़रा, ये देखें यहाँ लिखा गया इंपोर्ट रिएक्ट कॉमा यूज़ रेफ। तो अगर आपके पास ये खुद ब खुद ना आए तो आपने ये लिखना है और इसको जिस तरह हम बिल्कुल स्टेट को कोई वैल्यू देते हैं बिल्कुल इसी तरह इसको ब्रैकेट्स के अंदर कोई वैल्यू दे सकते हैं। अभी इसको हम खाली छोड़ते हैं। अब ये बन तो गई, हमारी यूज़ रेफ बन गई है, लेकिन अब इसको कैसे पता लगेगा कि हमने किस एक एलिमेंट के साथ इसको बाउंड करना है या किसके साथ ये अटैच होगी। तो आपने ये करना है, ये जो नाम है इसको उस एलिमेंट के अंदर शामिल करना है। कैसे शामिल करें, जैसे इनपुट के अंदर इसको शामिल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ स्पेस दे के यहाँ लिखूँगा रेफ लिखूँगा पहले,
ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। करली ब्रैकेट खुद ब खुद आ जाएंगी और इसके अंदर मैं इसका वेरिएबल का नाम जो हमने रखा हुआ है इनपुट, यानी इसको यूज़ रेफ कहेंगे, तो ये मैंने इसके साथ नाम दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बाउंडिंग बन गई है इस नाम के साथ, यानी ये जो इनपुट नेम है ये इस एलिमेंट, इनपुट वाले एलिमेंट के साथ जुड़ गया है और इसको हमने अटैच कर लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें अगर कोई भी तब्दीली करनी हो तो हमें बटन के ज़रिए आप एक फ़ंक्शन को कॉल करेंगे और उस फंक्शन के अंदर कोई भी तब्दीली करेंगे तो यहाँ उसमें आएगी तब्दीली। लेकिन ये अगर हमने देखना हो कि क्या वाकई सारा कुछ इसके अंदर आ गया तो हम उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। हम रिटर्न से ऊपर एक फ़ंक्शन रख लेते हैं, मैं यहाँ जगह बना लेता हूँ थोड़ी सी, और इसका फंक्शन का नाम रखता हूँ मैं नेम हैंडलर, मैं रख रहा हूँ नेम हैंडलर। उसके बाद करली ब्रैकेट में हम कोडिंग करेंगे। यहाँ मैं सिर्फ ये लिखता हूँ console.log और ब्रैकेट में ये जो इनपुट नेम हमने रखा है इसको मैं प्रिंट करा रहा हूँ ताकि पता लगे इसके अंदर आता क्या है। इसको करते हैं सेव। अब ये फंक्शन कॉल होगा तो ही काम बनेगा ना, तभी ये चीज़ प्रिंट होगी। तो वो कॉल कैसे करना है, हमने इसको बटन के ज़रिए कॉल करना है ऑन क्लिक के इवेंट पर। तो बटन के ऊपर यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक का इवेंट, जिस तरह हम पहले यूज़ करते हैं ऑन क्लिक, और करली ब्रैकेट के अंदर से इस फंक्शन का नाम रखना है जो यहाँ पर देख लें आप ऊपर लिखा हुआ है नेम हैंडलर। तो आप यहाँ पर स्पेलिंग आपके गलत नहीं होने चाहिए, नेम हैंडलर ये आपको हेल्प भी दे रहा है। तो इसका मतलब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा। इसको करते हैं सेव, रिजल्ट देखते हैं एक दफ़ा। तो यहाँ पर बज़ाहिर बटन तो ऐसे ही नज़र आ रहा है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, चूँकि हमने जो अटैच किया है यूज़ रेफ के ज़रिए वेरिएबल, उसका तमाम डाटा हम console.log के ज़रिए डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो हम कंसोल विंडो खोलते हैं, मैं Ctrl+Shift+J प्रेस करता हूं। अब यहाँ देखें ये खाली है, लेकिन जो ही मैं एंटर नेम वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो ज़ाहिर है वो फंक्शन कॉल होगा और उसके अंदर console.log के ज़रिए हमने इनपुट नेम को डिस्प्ले करवाया हुआ। तो यहाँ पर मैं करता हूँ क्लिक, तो आप देखें यहाँ पर क्लिक करने से एक ऑब्जेक्ट आ गया। ये बिल्कुल डॉम होता है जिस तरह हमने पढ़ा था जावास्क्रिप्ट के अंदर, अगर आपने पढ़ा हो तो यहाँ अगर मैं डाउन और पे क्लिक करता हूँ तो इसका पूरा जो, यानी इस टेक्स्ट बॉक्स का, इनपुट बॉक्स का जो भी डाटा होगा, जो भी इसकी वैल्यूज़ होंगी, जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, ये करंट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर होंगी। यहाँ पर देखें ये जितनी भी वैल्यूज़ हो सकती हैं इन सब को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी देखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि जो भी हमने अटैच किया, अब हमने यहाँ इनपुट अटैच किया है तो वो अटैच होने के बाद यहाँ हमने डिस्प्ले करवाया तो वो करंट वाले यहाँ एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये चीज़ें सारी शो हो रही हैं। अब इसको हम देखते हैं कि इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ये तो नज़र आ गया कि यहाँ पर ये शो हो रहा है, इसको भी मैं बंद कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने और नोट करनी है कि यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो बज़ाहिर इस बॉक्स पर कुछ नहीं होता। हम चाहते हैं कि अगर इस पर क्लिक करें तो इस पर कोई असर हो। तो कैसे करेंगे, कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बटन पर क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन रन होगा। अगर इस फंक्शन में कुछ मज़ीद सेटिंग करेंगे तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यूज़ रेफरेंस के लिए या यूज़ रेफ के ज़रिए हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको लिखेंगे। उसका नाम है इनपुट नेम, और मैंने आपको भी बताया कि इसका जो जितनी भी चीज़ें हैं वो करंट के अंदर होती हैं, तो डॉट करंट लिखेंगे हम यहाँ पर। अब हम अगर इसके अंदर कोई प्लेस होल्डर शो करना चाहते हैं तो यहाँ मैं लिखता हूँ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर होता है जो इनपुट के अंदर टेक्स्ट आ जाता है, इज़ इक्वल टू सिंगल या डबल कोट्स में आप कुछ भी लिखते हैं। मसलन मैं यहाँ लिख देता हूँ एंटर नेम। अब हम इसको देखते हैं कि क्या बटन को प्रेस करने से कुछ तब्दीली आती है, ज़रा चेक करते हैं। अब यहाँ पर देखें जी, हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स भी है यानी इनपुट बॉक्स भी है, और अगर हम एंटर नेम पर क्लिक करने लगे हैं तो देखें क्या होता है। जो ही मैंने क्लिक किया आप देखें इनपुट बॉक्स के अंदर एंटर नेम लिखा गया है, और अब हम इसके अंदर कुछ लिख भी सकते हैं। यहाँ पर वो हमें एक गाइडलाइन फ्राहम करता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ज़रा ज़हन में रखें कि जब यहाँ पर हम लिखते हैं तो इसका जो बॉर्डर है वो ज़रा डार्क हो जाता है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें खाली है और बॉर्डर इसका डार्क नहीं है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो भी उसके अंदर एंटर नेम तो आ रहा है, लेकिन अगर हमें इसको लिखना है तो हमें अपना कर्सर प्लेस करने के लिए पहले एक दफ़ा क्लिक करना पड़ता है। अब हम ये चाहें कि ये खुद ब खुद इसके अंदर क्लिक हो जाए और इसके अंदर हम लिख सकें बगैर क्लिक किए हुए, तो इसको हम कहते हैं इसको फोकस करेंगे हम। तो इसको फोकस कैसे करेंगे साथ वो भी देख लेते हैं। अब इसको फोकस करने के लिए यही तरीका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो हमने लिखा करना है नाम यानी इनपुट नेम डॉट करंट, ये समझ लीजिए तो हमने लिखना है। उसके बाद एक डॉट डाल के फोकस फंक्शन होता है और यहाँ उसकी ब्रैकेट्स लगाएंगे और खाली कर देंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये इसके अंदर फोकस कर देगा, कर्सर ले आएगा। चेक करते हैं, ये देखें जो ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ये देखिएगा, ये क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर प्लेस होल्डर भी आ गया यानी एंटर नेम भी आ गया, और वहाँ पर कर्सर भी उसने खुद ब खुद ही वहाँ प्लेस कर दिया। मैंने क्लिक नहीं किया। दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ देखिएगा मैं सिर्फ बटन पर क्लिक करूँगा, अभी कर्सर उसके अंदर नहीं है। मैंने सिर्फ क्लिक किया तो देखें उसके अंदर प्लेस होल्डर भी आ गया और उसका फोकस भी हो गया। यानी अब हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ये देखें
ये देखो। तो इसके अंदर मज़ीद तब्दीलियाँ भी कर सकते हैं, यही तरीका अख्तियार करना है। वो कैसे कर सकते हैं उसको भी ज़रा देख लेते हैं, तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। हम चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? ये इसी तरह बिल्कुल इनपुट नेम डॉट करंट। अब यहाँ स्टाइल लिखना है, क्योंकि जब भी अपने CSS को चेंज करना है तो आपने स्टाइल लिखना है डॉट, और जो स्टाइल चेंज करना है मसलन कलर इक्वल टू जो भी करना चाहते हैं, मैं यहाँ कर देता हूँ ग्रीन। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हम इस पर जो भी टेक्स्ट होगा वो ग्रीन हो जाएगा। चेक करते हैं। नहीं, एक दफ़ा यहाँ पर रिफ़्रेश किया, यहाँ अगर मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे ही मैंने अपना नाम लिख दिया है, अगर मैं यहाँ एंटर नेम पर क्लिक करूँगा तो देखें क्या कलर इसका ग्रीन होता है। ये देखें कलर उसका ग्रीन हो गया और उसमें फोकस भी हो गया। इसका मतलब है हमारा यूज़ रेफ जो हुक है वो काम कर रही है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो डायरेक्ट कोई वैल्यू भी इसको पास कर सकते हैं, कोई न्यूमेरिक वैल्यू, कोई नाम खुद ब खुद देना चाहें। यानी आप चाहते हैं कि इस पर क्लिक करो बाय डिफ़ॉल्ट नेम आ जाए, अगर यूज़र चेंज करना चाहे कर ले, नहीं तो फिर यही रहे। तो वो कैसे करेंगे? अब हम क्या करते हैं, इस पर करते हैं मज़ीद कुछ चीज़ें। इनपुट नेम डॉट करंट डॉट वैल्यू और इक्वल टू लिख के यहाँ कुछ भी लिख देते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने अपना नाम ही लिख देता हूँ, यानी खुद ब खुद नाम आ जाए। अगर कोई यूज़र चाहे तो उसको चेंज कर ले। जैसे कोई कंट्री या सिटी नेम लिखना होता है तो नॉर्मली आप चाहते हैं कि यही आना है तो ठीक है, अदरवाइज़ को चेंज करना चाहे तो कर ले। अब इसको सेव करके रिजल्ट देखते हैं जी। अब देखें जी, जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, एक तो यहाँ पर प्लेस होल्डर की जगह अब यहाँ खुद ब खुद वैल्यू आ जाएगी और फोकस भी हो जाएगा। ये देखिएगा, और इसका कलर जो है वो भी ग्रीन है। हाँ, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको कुछ और लिख देता हूँ, यहाँ लिख दिया, लेकिन जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी। ये देखिए, यानी इस पर हम कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी, और ज़रूरी नहीं ये है, आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ पर चलें, अगर किसी का फ़ोन नंबर देना हो हमने, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं +923231, ऐसे कुछ भी मैं एक नंबर दे रहा हूँ और सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। अब देखें जी, मैं जो ही एंटर नेम पर क्लिक करूँगा तो ये देखें नंबर उसके अंदर खुद ब खुद आ रहा है और वो ग्रीन कलर का। आप कलर भी इसका किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह तमाम की तमाम जितनी आप वैल्यूज़ चाहें आप इस इनपुट बॉक्स ही चेंज कर सकते हैं, सिर्फ इस यूज़ रेफ के ज़रिए। और सिर्फ यही नहीं, आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं कुछ और भी आपको करके दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं यहाँ जो बटन बना हुआ है इसके नीचे मैं यहाँ BR 2 दफ़ा बल्कि कर देता हूँ और उसके नीचे एक और बटन बनाता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ हाइड शो। मैं एक बटन बना रहा हूँ जिसके अंदर हाइड और शो लिख रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ इस बटन के क्लिक करने से ये जो हमारा इनपुट बॉक्स है ये हाइड हो जाए। तो इसके लिए हम एक फ़ंक्शन कॉल करेंगे। फ़ंक्शन कॉल जो है वो यहाँ पर मैं पहले बल्कि ऑन क्लिक लिख देता हूँ, ऑन क्लिक, और फंक्शन का नाम यहाँ कुछ भी रख देते हैं, हाइड शो ही रख देते हैं। ठीक है। अब इस फंक्शन को बनाना भी तो है ना, हाइड और शो को। अब हम कहाँ बनाएंगे? ऊपर चलते हैं, जहाँ पहले हमने फंक्शन लिखा है उसके नीचे एक और फंक्शन बना लेते हैं, यानी रिटर्न से बिल्कुल ऊपर यहाँ पर बनाएंगे हम। अब यहाँ इसका नाम रखेंगे हम हाइड और शो। अगर आप याद रखें कैपिटल लेटर है तो कैपिटल ही इस्तेमाल करना है, और फंक्शन का ब्रैकेट्स डाल के करली ब्रैकेट डालेंगे। अब इस फंक्शन के अंदर हमने कोडिंग करनी है, और कोडिंग करने के लिए चूँकि हमने चाहते हैं कि हाइड और डिस्प्ले हो, कौन सा? इनपुट बॉक्स। और इनपुट बॉक्स किसके अंदर? इस वक्त उसकी तमाम प्रॉपर्टी स्टोर हैं, यानी वो इनपुट नेम के अंदर डॉट करंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले और इज इक्वल टू करके हम कर देंगे नन, और आखिर पे सेमीकोलन, यानी इसका स्टाइल डिस्प्ले नन कर देंगे। सेव करके रिजल्ट देखते हैं। देखें जी, ये बटन जो है एज यूजुअल काम कर रहा है। अब अगर हम हाइड एंड शो के बटन पर क्लिक करते हैं तो देखें आपका जो बॉक्स था वो हाइड हो गया, लेकिन ये भी हमने डिस्प्ले इसको नहीं किया। ये देखें, क्लिक करते हैं डिस्प्ले नहीं हो रहा, हाइड तो हो रहा है। रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें मैंने हाइड पे क्लिक किया तो यहाँ हाइड हो गया। लेकिन अब हम चाहते हैं कि जब हम एक दफ़ा क्लिक करें तो हाइड हो, दूसरी दफ़ा क्लिक करें तो डिस्प्ले हो। अब इसको आपने गौर से समझना है। अब इसी चीज़ को हम इफ़ के ज़रिए करेंगे। कैसे करेंगे ये देखिएगा। इसके अंदर हम यहाँ लिखते हैं इफ़, और यहाँ ज़ाहिर ब्रैकेट में कोई कंडीशन देंगे और उसको इसके अंदर लिखेंगे। कंडीशन हम यही देंगे, यानी इसको मैं यहाँ से करता हूँ फ़िलहाल कॉपी, इतने को Ctrl+C, और इफ़ के अंदर भी इसको कर देता हूँ पेस्ट। यानी इसमें लिखा है कि अगर उसका स्टाइल इज़ इक्वल टू डालूंगा, क्योंकि अगर हमने उसको नन के बराबर हुआ तो फिर हमने क्या करना है, फिर हम ये चाहते हैं कि वो डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, तो हम इसी को यहाँ, ये जो ऊपर था इसको मैं यहाँ से काट कर Ctrl+X से यहाँ इसके अंदर लिख रहा हूँ करली ब्रैकेट के अंदर यहाँ, और इसको कर दूंगा नन की जगह कर देता हूँ मैं इनलाइन, यानी अगर वो नन हो तो इनलाइन हो जाए, यानी कि वो डिस्प्ले हो जाए। अब यहाँ पर एल्स की भी कोडिंग करेंगे,
और उसको भी करली ब्रैकेट में लिखेंगे और यही चीज़ मैं दोबारा पेस्ट करता हूँ, वरना वो नन हो जाए, जो अभी हमने लिखा था थोड़ी देर पहले। अब सेव करके रिजल्ट देखते हैं जी। आप देखें जी, एज यूजुअल बटन तो काम कर रहा है। अब हम हाइड करके देखते हैं, ये देखें हाइड हो गया। दोबारा क्लिक करते हैं तो डिस्प्ले हो गया, हाइड डिस्प्ले, हाइड डिस्प्ले। तो इस तरह आपने कंडीशन के ज़रिए इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस फंक्शन को आप ज़रा गौर से देख लें, समझ लें कि अगर इसका डिस्प्ले पहले नन हो तो फिर वो इनलाइन हो जाए, अदरवाइज़ वो नन हो जाए। तो इसको आप समझ लें। अच्छा, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसको इनपुट बॉक्स के ज़रिए आप इस्तेमाल करें। आप यूज़ रेफ को किसी भी HTML के एलिमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, कोई भी आप एलिमेंट इस्तेमाल, जैसे हमारा H1 है जिसमें हमने लिखा है यूज़ रेफ हुक इन React.js। अगर रिजल्ट में देखते हैं तो ये देखें ऊपर यूज़ रेफ हुक इन React.js जो है यहाँ नज़र आ रहा है। हम इस हेडिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ज़ाहिर है हमें पहले इसके लिए यूज़ रेफ हुक चाहिए, तो हम ऊपर एक हुक और क्रिएट करते हैं। ऊपर चल के यहाँ पर जहाँ हुक बनाई थी हमने, उसके नीचे एक और लिखते हैं कॉन्स्ट। अब नाम जो मर्ज़ी रख लें, मैं इसका नाम रख लेता हूँ H1 रेफ, यानी मैं H1 के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इसके अंदर यूज़ रेफ करके ब्रैकेट्स के अंदर इसको खाली छोड़ देता हूँ, क्योंकि हम इसके अंदर कोई वैल्यू भी नहीं डालना चाहते। अब इसको हमने बाउंड करना है या बाइंड करना है अपनी H1 के साथ। तो क्या करेंगे? याद होगा आपको कि जो भी आपका टैग होगा उसके अंदर आपने लिखना है रेफ, और अभी जो आपने हुक यूज़ रेफ के ज़रिए बनाई है उसको हम इस्तेमाल कर लेंगे, वो है H1 रेफ। यहाँ लिखा हुआ भी आ जाएगा। इसका मतलब ये बाउंड तो हो गई। अब हमने इसकी कुछ तब्दीली करनी है। फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर एक और बटन बना लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बटन। हम कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ मैं चेंज कलर लिख देता हूँ बटन के अंदर। बटन तो बन गया। ज़ाहिर है इसके ज़रिए भी कोई फंक्शन रन करेंगे तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑन क्लिक, और फंक्शन का नाम रख देता हूँ मैं यहाँ पर H1 हैंडलर। और ये फंक्शन भी बनाया नहीं है, फंक्शन यहाँ ऊपर बनाते हैं और यहाँ लिखते हैं फंक्शन। आप एरो फंक्शन भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा बनाएं H1, बल्कि मैं एक एरो फंक्शन बना देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ हम लिखते हैं कॉन्स, दोनों इस्तेमाल करें, H1 हैंडलर इज़ इक्वल टू, और इस तरह ब्रैकेट्स डाल के आपने यहाँ एरो फंक्शन बना सकते हैं। तो आप जो मर्ज़ी यूज़ करें वो आपकी मर्ज़ी है। अब हम चाहते हैं कि उस हेडिंग का कलर चेंज हो, और हेडिंग किस में है? H1 रेफ के अंदर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ H1 रेफ डॉट करंट डॉट स्टाइल डॉट कलर इज़ इक्वल टू रेड कर देते हैं। हम जो मर्ज़ी कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब देखते हैं सेव करके क्या ये काम करता है। तो अब यहाँ देखें चेंज कलर के नाम की एक आ चुकी है, और ये आपका बटन उसी तरह काम कर रहा है, हाइड एंड डिस्प्ले। चेंज कलर से क्या ये हेडिंग तब्दील होती है? मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें तो ये रेड कलर में हो गई है। लेकिन दोबारा क्लिक कर रहा हूँ तो ये आपकी हेडिंग जो है रेड ही है, चेंज नहीं हो रही। अब अगर हम ये चाहें कि अगर दोबारा क्लिक करने से इसको हम ब्लैक कर दें तो वो भी मुमकिन है, ये आपने खुद देखना है, बल्कि मैं करवा देता हूँ आपको। अच्छा, आप इस मकसद के लिए यूज़ स्टेट करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, बल्कि इसको यूज़ स्टेट के साथ इसका कलर जो है कंट्रोल करते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा। ऊपर जाके यहाँ पर हम एक स्टेट डिक्लेयर करते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट, और उसके अंदर COL रख लेते हैं कलर यानी कि, और दूसरा है सेट COL, और इसके अंदर रखते हैं यूज़ स्टेट। याद रखें जो ही यूज़ स्टेट किया, ऊपर यहाँ पर जहाँ हमने इंपोर्ट किया था वहाँ यूज़ रेफ भी आ गया, यूज़ स्टेट भी आ गया। ये अगर आप खुद ब खुद नहीं आता तो आपको लिखना है। और इसके अंदर कोई वैल्यू दे देते हैं। मैं दे देता हूँ ट्रू, यानी इसको मैं बूलियन टाइप बना चाहता हूँ, ट्रू या फॉल्स इसमें आएगा। और COL याद रखना है, इसका वो नाम है जिसके अंदर हमने ये इसको ट्रू फॉल्स किया है। अब हम इसको यूँ कर सकते हैं, ये जो H1 हैंडलर है इसके अंदर हम यूँ लिख सकते हैं। ये देखिएगा कि अगर हम यहाँ लिख दें COL, यानी अगर ये ट्रू हो तो ये काम हो, कॉलन, वरना ये काम हो। हम दो काम, ये हम चाहते हैं कि जब ये ट्रू हो तो ये वाला रेड हो जाए। यहाँ पर देखिए, इसको कट करके मैं इसके अंदर रख देता हूँ, ठीक है, वरना क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए। तो यहाँ पे करके मैं इसको यहाँ दोबारा कॉपी किया है, तो मैं यहाँ ब्लैक लिख रहा हूँ। यानी एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो वो रेड हो जाएगा, दूसरी दफ़ा वरना वो ब्लैक हो जाएगा। और ये कैसे होगा? अगर आप इसकी वैल्यू को तब्दील करेंगे। यहाँ तब्दील कैसे कर सकते हैं? हम शुरू में लिख देते हैं सेट कलर, और यहाँ पर कहते हैं कि जो उसमें वैल्यू उससे उलट हो जाए, यानी ट्रू थी तो फॉल्स हो जाए। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यानी जो भी उसके अंदर वैल्यू थी, अगर ट्रू थी तो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स थी तो ट्रू हो जाएगी। अब देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। यहाँ एरर आ रहा है जी, देखते हैं क्यों। एरर इसलिए है कि यहाँ गलती से हमने कॉलन साइन को अरेज कर दिया और सेमी कॉलन हमसे लग गया।
और इसको सेमीकोलन को आखिर वाले से ख़त्म कर देते हैं। अब सेव करके रिजल्ट देखते हैं जी। तो अब यहाँ देखें, अगर चेंज कलर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ रेड ब्लैक एक दफ़ा, और बाकी बटन उसी तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हर बटन अपनी अपनी जगह पर काम कर रहा है। चेंज कलर रेड ब्लैक, तो इसको भी हमने यूज़ स्टेट के ज़रिए कंट्रोल किया है। तो दोस्तों जितना भी हमने काम किया है इसका कोड जो है वो मैंने सेव कर दिया है और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है जहां से आप पूरा कोड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं। तो ये कोड सेव है, इसको आप ज़रूर देखा करें, डाउनलोड करके अपने पास रख भी सकते हैं और इसमें तब्दीली भी कर सकते हैं। लेकिन जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका परफेक्ट काम होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपको बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसान लगता जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके लिखिए, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।